और उन्होंने एक दफे जब वो जिंदा थे उन्होंने माँ से पूछा क्या तुम्हारी कितनी किताबें प्रकाशित हो गई? इन्होंने कहा मेरी 35 किताबें प्रकाशित हो गई। और उन्होंने आश्चर्य से पूछा फिर भी तुम किराए के मकान में रहती? इंग्लैंड या अमेरिका में किसी व्यक्ति की 35 किताबें हो जाए तो वो अरबपति खरबपति हो जाता है। मेरी मां ने उन्हें बताया कि भगवान मुझ पर मेहरबान है कि मुझे मेरी किताबें छापने के लिए प्रकाशक को पैसा नहीं देना पड़ता। ज्यादातर साहित्यकारों की स्थिति यह है कि उन्हें अपनी किताबें छापने के लिए पैसा देना पड़ता है। नेशनल बुक ट्रस्ट आज हमारे सामने है, जो कम से कम ऐसे साहित्यकारों को वो सम्मान का स्थान दिलाती है कि उन्हें ना तो अपनी किताब छापने के लिए पैसा देना पड़ता है, न अपनी किताब खरीदने के लिए लोगों की चिरौरी करनी पड़ती है, और सम्मान से ही सही उन किताबों का प्रकाशन, विक्रय और लोकार्पण होता है। मुझे नहीं मालूम क्योंकि मेरी कोई किताब छपी नहीं, शायद रॉयल्टी भी मिलती होगी। ये दूसरा पक्ष है, इस पर भी सोचने की जरूरत है। तीसरी बात जो आज के विषय से संबंधित है उस पर भी मैं आपकी नजर दौड़ाना चाहूंगा, क्योंकि आदरणीय रामशरण जोशी जी जैसे विद्वान व्यक्ति यहां बैठे हैं जो इलेक्ट्रॉनिक युग में पुस्तक की भूमिका पर अपनी बात कहेंगे। हो सकता है उनकी बात में भी वो बात आई, क्योंकि बहुत साल पहले जब मैं उनके साथ काम करता था तो उन्होंने मुझे कन्वर्जेंस पे एक लेख मुझसे जबरदस्ती लिखवा लिया था। उस वक्त मुझे यकीन मानिए कन्वर्जेंस के मायने भी नहीं मालूम थे, और मैंने डिक्शनरी में खोजा था और फिर उसमें से एक शब्द निकाला था ढूंढ के, अभिसरण। और फिर उन्होंने मुझसे कहा कि तुम तो बहुत बम्बास्टिक शब्द का इस्तेमाल करते हो, उससे तो कन्वर्जेंस ही ज्यादा बेहतर है। ये 2002 की बात है, आज 2009 आ गया। कितने पीछे छूट गया वो शब्द और हम कितने आगे निकल गए टेक्नोलॉजी में। जब हम इलेक्ट्रॉनिक युग में पुस्तक की भूमिका की बात करते हैं तो शायद हम उस पुस्तक की भी बात करेंगे जो हमें इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कंप्यूटर पर उपलब्ध होती है। किताबों की किताबें पन्ने की पन्ने इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में उपलब्ध है, और वो साहित्यकार का, लेखक का और पाठक का कितना नुकसान कर रहे हैं इस बात का अंदाजा शायद हमको नहीं है। हम सिर्फ इस बात की खुशी मना रहे हैं कि चलो हमारा साहित्य लोगों तक पहुंच तो रहा है, लेकिन क्या यही एक साहित्य की, यही एक पुस्तक की इतिश्री है? इस पर भी सोचना होगा। अभी हमने 5 पुस्तकों का लोकार्पण किया और आदतन उस किताब को उठाकर पलटने की, उसके पन्नों को छूने की, उसके स्पर्श की, उसके सानिध्य की हमें अनुभूति प्राप्त करने की इच्छा हुई। क्या ये चीज कंप्यूटर पर उपलब्ध किताब के साथ आप कर सकते हो? इसको भी सोचना है। जब मैं कहता हूं कि किताब मेरी सबसे अच्छी दोस्त है, तो ये भी प्रश्न पूछना होगा कि वो कौन सी किताब है जो मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। क्या ये वो किताब है जो मुझे बाकायदा पावर का बटन ऑन करने के बाद एक स्क्रीन पर दिखाई देगी, जिसे पढ़ने के लिए शायद मुझे किसी विशेष किस्म का चश्मा लगाना होगा और टेबल पर मिलेगी, वो भी बराए मेहरबानी सरकार की अगर बिजली रही तो? या वो किताब जो मैं पढ़ूंगा और पढ़ने के बाद उसे अपने सिरहाने में नीचे रख दूंगा, अपने पास बिल्कुल लिटाकर कि सुनो, आज रात की सहचरी तुम हो, तुमने मुझे बहुत बड़ी चीज दी है, आज तुम मेरे पास रहो। ये सोचने की बात है। ये कौन सी किताब है? अगर हम इलेक्ट्रॉनिक युग में पुस्तक की बात कर रहे हैं तो शायद हमें उस किस्म के संकट को भी ध्यान में रखना होगा। और चौथी बात कह देना चाहता हूं, अभी कुछ दिन पहले मेरे एक मित्र ने मुझसे, वो एक साहित्यिक पत्रिका निकालते हैं, उन्होंने वो गुनाह किया कि उन्होंने एक साहित्यिक पत्रिका निकाली और शायद 1 साल हुआ है पत्रिका दम तोड़ रही। वो परिचर्चा इस बात पर आयोजित करना चाहते हैं कि साहित्यिक पत्रिकाएं दम क्यों तोड़ देती। उपाध्याय जी यहां बैठे प्रतिष्ठित साहित्यिक पत्रिका के संपादक रहे। तो मैं ये भी जानना चाहता हूं कि साहित्यिक पत्रिकाएं क्या
सिर्फ साहित्यकारों द्वारा लिखे और पढ़े जाने के लिए ही पैदा होंगी, पनपेंगी और वैसे ही अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगी, या हम साहित्यकार इन पत्रिकाओं को समाज के लिए सर्वग्राह्य बनाने के लिए, स्वीकार्य बनाने के लिए और अगर आप मुझे क्षमा करें तो लोकप्रिय बनाने के लिए भी क्या कोई प्रयास करेंगे? ये भी अगर बात आज के हमारे चिंतन में नहीं आ जाए तो बहुत अच्छा होगा। मैं आप लोगों के बीच आया और कुछ बात कहने की दृष्टता की इसके लिए क्षमा चाहता हूं।